नमस्कार साथियों, स्वागत है करंट अफेयर के खास सेशन में। इस सेशन में हम बात करते हैं उस दिन की प्रमुख खास करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और चर्चा के केंद्र में रही हैं। तो देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या और उसमें आपके एग्जाम के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख क्या-क्या क्वेश्चन रहे हैं। सबसे पहला ये है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी कल ही इसमें क्या हुआ है, क्योंकि इसका हाफ सेंचुरी हुई है तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रहा है। तो आपको बताते हैं विजय दिवस मनाने का कार्य हर वर्ष 16 दिसंबर को किया जाता है। आपको बताते हैं कि 16 दिसंबर को इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने क्या किया था, पाकिस्तान पे 2 मोर्चों पे अर्थात एक तरफ जहाँ उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान था जो प्रेज़ेंट टाइम का पाकिस्तान है, तो ये पूर्वी पाकिस्तान प्रेज़ेंट टाइम का बांग्लादेश है और पूर्वी जो पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान है वो प्रेज़ेंट टाइम जो पाकिस्तान बचा हुआ है वो है। इन दोनों मोर्चों पे हमने लड़ाई लड़ी और उसके बाद में क्या हुआ, ना केवल लड़ाई लड़ी बल्कि हमने काफ़ी बड़ी विजय हासिल की है। तो उसी उपलक्ष्य में इस बार 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 50 वर्ष के लिए मनाने के लिए हमने विजय दिवस मनाया है और इसके साथ ही क्योंकि हमने हमारे युद्ध के बाद में बांग्लादेश ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और आज़ाद हो गया था, तो उसके भी 50 वर्ष हो रहे हैं इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसके साथ बांग्लादेश की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ये जो स्थापना हुई थी बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पर जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ पर वोटिंग को लेकर काफ़ी मनमुटाव हो गए थे और कुछ उसमें धांधलियाँ न नज़र आई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, वहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान चाह रहा था खुद को अलग घोषित कर ले। पहले तो धर्म के नाम पर ये लोगों ने अपना राज्य बना लिया था, लेकिन वो मुश्किल था उसको आगे चल पाना क्योंकि उनके बीच में भारत देश आ रहा था, तो दो एक देश के बीच के आर-पार अगर 2 बाउंड्री रहेंगी एक ही देश की, तो मुश्किल उसको एक साथ एक सँजो के रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसमें बात करें कि भारत के लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, कि भारत ने न केवल बीकानेर बॉर्डर पे अपनी लड़ाई लड़ी थी, बल्कि इसने क्या किया, इसमें असम क्षेत्र में भी अपना दो तरफ़ा हमला जारी किया और इन्होंने मौके की नज़ाकत को और बांग्लादेश के साथ-साथ अपने देश में भी शांति स्थापित करने के लिए 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक युद्ध लड़ा और 16 दिसंबर को क्या हुआ है, भारी तादाद में इन्होंने न केवल युद्ध के क्षेत्रों को जीता है, बल्कि कहीं न कहीं पाकिस्तानी सेनाओं को आत्मसमर्पण के लिए विवश किया था। इसमें कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो रनियाल, बीच नोट और ओकंतपुर पर इन्होंने इनकी चौकियों पर भारत ने कब्जा किया। साथ ही साथ 93,000 सैनिकों के साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल थे पाकिस्तान के अमीन अब्दुल खान न्याजी, इन्होंने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के साथ क्या किया था, इन्होंने आत्मसमर्पण किया और कुल 93,000 फिर कैदियों पर 2-3 वर्षों तक उनके ऊपर कार्रवाई चली, फिर उनको वापस उनके देश में भेज दिया गया था। इस तरीके से विजय दिवस हम हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाते हैं। बात करेंगे आज का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में किसे यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें शामिल किया गया है। तो आपको बता दें यूनेस्को क्या करती है, कुछ चीज़ों को अमूर्त में या मूर्तिकला में या वास्तु क्या करती है, उसको कुछ आपके जो जो वन्यजीव अभयारण्य वगैरह हैं, उनको संरक्षण देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए क्या करते हैं, सांस्कृतिक विरासत में शामिल करता है। तो अमूर्त वि इसी एक क्राइटेरिया है कि अमूर्त, मूर्ति और सांस्कृतिक विरासत में, तो मूर्त विरासत में एक मिश्रित भी आती है। तो अगर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात की जाए, अगर कोई भी पक्ष या कोई भी चीज़ जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो जाती है, तो उससे क्या होता है, ना केवल उसकी पहचान वर्ल्ड स्तर पे हो जाती है, बल्कि उसके संरक्षण का काम बढ़ जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, उनके जो आप मान्यता होती है उनको और बढ़ावा मिलता है, उनके संजोने के और तरीके बढ़ जाते हैं। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया सबसे अभी हाल ही चीज़ है वो दुर्गा पूजा है। ये दुर्गा पूजा बेसिकली पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा है, उसको इसमें शामिल किया गया है। अगर इसकी बात की जाए, ये जो दुर्गा पूजा होती है पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 5 दिन चलती है, नवरात्रि के छठे दिन से लेकर 10वीं तक मनाई जाती है। ये ऊर्जा की देवी अर्थात शक्ति की देवी दुर्गा का आह्वान इसमें किया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ये न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक उत्सव का एक सामूहिक रूप से आप उसमें जो वहाँ पे देखते हैं कि संगम वो काफ़ी अनोखा होता है क्योंकि और साथ ही साथ क्या होता है, क्योंकि दुर्गा पूजा में क्या जो मूर्तियाँ होती हैं, उनको बनाने वाले ना केवल कलाकारों को इससे पहचान मिलेगी, उनको और उत्थान होगा न बल्कि कहीं न कहीं यहाँ पर स्थानीय लोग जो इसकी पूजा को मनाते हैं या करते हैं, इसके अलावा जो टूरिस्ट लोग आते हैं इसे देखने के लिए, इन सबको ये आकर्षण का केंद्र बनेगा। अगर भारत में अभी तक आमूर संस्कृति विरासत की बात की जाए, तो दुर्गा पूजा को मिलाकर कुल हमारे अब देश में 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गए हैं। तो अगर हम देखें इनसे पहले 13 क्या थी, तो बुद्ध जप था, वैदिक जप, उच्चारण जप थे, कालबेलिया जो कि राजस्थान का डांस है उस वो शामिल किया गया था, छऊ नृत्य शामिल था, कुडियट्टम था, मुडियट्टा था, कुंभ मेले को शामिल किया गया था, पारसियों का नववर्ष अर्थात नवरोज़ त्योहार को शामिल किया गया था, उत्तर भारत में रामलीला का मंचन होता है उसको शामिल किया गया है, ब्रह्मांड को शामिल किया गया है उत्तराखंड के, संकीर्तन को इसमें शामिल किया गया है, साथ ही साथ जालंधर के जो ठठेरे हैं, जो अपने पारंपरिक कार्य करते हैं, ब्रास और कॉपर के जो बर्तन बनाते हैं, उसको इसमें शामिल किया गया है और इसमें फिर योगा को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से कुल 13 और इसमें मिलाकर हमारे पास अब टोटल जो अमूर्त संस्कृति विरासत में कितनी हो गई हैं, 14 हो गई हैं। आज का अगला प्रश्न ये है कि भारत में किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आपको बता दें, विशेष राज्य के दर्जे की माँग और जो
अभी तक जो हुई है इस ये प्रश्न आज चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो बिहार के सीएम हैं, नीतीश कुमार ने, उन्होंने क्या किया है, जैसे बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की माँग की है। इससे पहले वो वर्ष 2007 में भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर चुके हैं क्योंकि नीति आयोग की जो हाल ही रिपोर्ट है, उसमें क्या हुआ है, विशे जो न केवल यहाँ पर बिहार में गरीबी सबका आधे से ज़्यादा है, बल्कि कहीं न कहीं इनके हर पैमाने पर, चाहे वो कुपोषण हो, बच्चों का स्कूल में जाना हो या फिर उनका देखा शैक्षिक स्तर हो, आपकी आर्थिक स्तर हो, वो पूरे देश से सबसे कम है। तो आपको बता दें, तो अभी तक जो कुल मिलाकर भारत में जो दिया गया है, तो गाडगिल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जो 5वीं नेशनल कमीशन रिपोर्ट आई थी, उसमें अभी तक उन्होंने क्या किया था कि जो पहाड़ी राज्य हैं 3 उनको प्लस जो 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम उनको शामिल किया गया था। लेकिन हो सकता है कि जम्मू-कश्मीर क्योंकि पहले एक था, अब इसमें 2 यूटी बन गई, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। तो इसमें ये पूरा पहाड़ी इलाका शामिल है। अभी तक नाम जम्मू-कश्मीर लिख के आता है, जिस दिन सरकार जम्मू-कश्मीर प्लस लद्दाख लिख देगी, तो इसमें भी आपको आंसर क्लियर कर लेना अपना, करेक्ट कर लेना कि उसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा और मेघालय है। तो स्पेशल राज्य दर्जा की माँग इसलिए की जाती है क्योंकि अगर आप स्पेशल राज्य दर्जे में आ जाते हैं, तो क्या होता है आपको केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएँ लागू की जाती हैं, उनका 90% तो वो डायरेक्ट आपको रुपया दे ही देते हैं और वहीं पर अगर आपको रुपया अपने पास लगाने का नहीं है, तो 10% जो रुपया बचता है, वो बिना ब्याज के दर पे, वो भी केंद्र सरकार द्वारा दे दिया जाता है। तो अभी तक देखें कि हमारे देश में जो विशेष राज्य के दर्जे वाली बात की जाती है, इसके लिए कौन-कौन से इन्होंने वो बनाए हैं आपके सामने कि क्राइटेरिया क्या होंगे जिसको विशेष राज्य का दर्जा दर्जा दिया जाना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में आपका इलाका होना चाहिए या फिर क्या हो कि उस क्षेत्र में क्या हो जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम हो। तीसरा ये हो सकता है कि आप सीमावर्ती राज्य हों और आपकी रणनीतिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो और काफ़ी ज़रूरी हो देश की सुरक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा क्या हो आर्थिक पिछड़ापन भी एक क्राइटेरिया है, तो बिहार इस आर्थिक पिछड़ापन की दृष्टि से इसकी माँग कर रहा है। तो आपको बता दें कि अब स्पेशल राज्य दर्जे की बात 14वें वित्त आयोग ने नकार दी। उसने बोला कि आप स्पेशल राज्य का दर्जा मत दीजिए। इससे कहीं न कहीं केंद्र की जो वित्तीय स्थिति बिगड़ती है। इससे अच्छा है कि आप क्या करिए, जो अभी तक जो आप केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को जो उनका टैक्स कलेक्शन होता था, उसके 32% हिस्सा दिया जाता था। तो वो चाह रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार कि आप 32% को बढ़ाकर 42% कर दीजिए, जिससे कि कहीं न कहीं क्या हो, जो आपका राज्य है उसको और उसके पास संपत्ति पहुँच सके, वो अपना उद्धार खुद ही कर सके। तो देखते हैं बिहार की माँग को कहाँ तक केंद्र सरकार मानती है, बल्कि आप बस ये ध्यान रखिएगा इसका आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के बाहरी वातावरण अर्थात जब भी सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ परिधि होती है, तो परिधि को कोरोना बोलते हैं, कोरोना वायरस नहीं, जबकि जो परिधि होती है उसको कोरोना कहा जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सूर्य के बाहरी वो जो वातावरण है, उसके कोरोना से होकर उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन-सा है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। इसका आंसर है आपका पार्कर सोलर प्रोब। ये जो अंतरिक्ष यान है, ये नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो पार्कर सोलर प्रोब क्या किया है, ये सूर्य के अभी तक के सबसे ज्ञात जितने भी कृत्रिम रूप से जो उपग्रह गए हैं, उनमें सबसे पास जाकर उसने सूर्य का अध्ययन किया है। ये पास भी कई लाख लगभग 5 मिलियन लाख किलोमीटर दूरी पे है। तो और बता दें तो ये पार्कर सोलर प्रोब जो नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको 2018 में लॉन्च किया गया है। ये अभी और अपनी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये बुध ग्रह की कक्षा के अंदर जो है उसके अंदर जाकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का यूज़ करके उसके और अंदर जाने की कोशिश करता है। इसको बेसिकली जो नासा ने लॉन्च किया है पार्कर सोलर प्रोब को, इसको 3 टारगेट उसने डिसाइड किए थे। पहला तो उसने ये डिसाइड किया था कि वो सौर का जो कोरोना है, उसमें जो सौर हवाएँ होती हैं, उसमें जो स्पीड है, इस स्पीड से हमारी अंतरिक्ष चारों तरफ फैलती है, हमारी पृथ्वी पर भी आती है। उसमें ऊर्जा प्रवाह कैसे हो रहा है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। दूसरा क्या है, जो हाइड्रोजन से हीलियम बनने में जो वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, जो हीलियम जैसे जब वो प्लाज़्मा रूप में पाया जाता है, उसका जो मैग्नेटिक एरिया है, उसकी संरचना कैसे बनती है, क्या है? तो दूसरा टारगेट उसके अध्ययन करना है और तीसरा इनका टारगेट क्या है, कि सिस्टम में जो फोटॉन ऊर्जा कण आते हैं, उनके गति कैसे होती है, इसको वहाँ पर वो स्टडी करेंगे, उसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे और कहीं न कहीं सूर्य की जब हमें जानकारी मिल जाएगी, तो ऊर्जा का एक नया क्षेत्र उसको खुलेगा। ऐसा पाकर सोलर प्रोब मिशन का इन्होंने टारगेट रखा हुआ है। तो ये 3 टारगेट इन्होंने रखे हैं। तो ध्यान रखना, बाहरी कोरोना जो वातावरण है सूर्य का, उससे उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान स्पार्कर सोलर प्रोब है। अगला प्रश्न ये है कि एसजीटीएफ किट क्या है? तो अगर आप इसके नाम को जानेंगे तो आप जान जाएँगे। तो एसजीटीएफ जो किट है, तो इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है एस जीन टारगेट फेलियर। तो इसकी आंसर ये है कि एस जीन टारगेट फेलियर एक किट है जो जाँच करती है। इसमें जाँच बेसिकली क्या होती है आपको पता होना चाहिए। कोरोना का नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी इंसान कोरोना पॉज़िटिव हो जाता है, तो अगर वो कोरोना पॉज़िटिव हो गया, तो उसको अब ये देखना होगा कि वो उसके कोरोना के क्या उसके अंदर ओमिक्रॉन के भी क्या वेरिएंट हैं, तो उसमें क्या होता है, इसको एक जल्दी से पता लगाने के लिए, शीघ्र पता करने के लिए एसजीटीएफ किट की जाँच की जाती है। अगर उसके अंदर एस जीन निकलता है, तो इसकी 2 कंडीशन होगी, एस जीन को उसमें बेसिकली इस किट में चेक किया जाता है, तो एस जीन क्या हो सकता है, इसमें प्रेज़ेंट हो सकता है या फिर एब्सेंट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एस जीन इसके अंदर प्रेज़ेंट है, इसका मतलब क्या है, आप कोरोना पॉज़िटिव तो हैं, लेकिन आपको ओमिक्रॉन नहीं हुआ। अगर आप एस जीन आपको इसमें नेगेटिव निकलता है, यानी एस जीन नहीं पाया जाता है, तो इसमें क्या होगा, आप ओमिक्रॉन के ग्रसित हो जाएँगे।
क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ है कि जब भी आपको पता होना चाहिए जो भी वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करते रहते हैं लगातार, खुद को सर्वाइव कराने के लिए। तो इन्होंने क्या किया है, इनके उसको म्यूटेशन बोलते हैं, लगातार चेंजमेंट को हिंदी में उत्परिवर्तन और इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं। तो हुआ क्या है, इस म्यूटेशन के दौरान अभी क्या हुआ है कि एस जीन में क्या हुआ है, इन म्यूटेशन टाइम पे एस जीन वहाँ से खत्म हो गया है। तो एस जीन को समाप्ति की वजह से ही क्या हुआ है, अगर एस जीन नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपको ओमिक्रॉन हो चुका है, क्योंकि उसे म्यूटेट करके अपने आप में एस जीन खत्म कर दिया है। अब इसका अगला प्रश्न ये है कि त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई अर्थात प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है? तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये आपकी अर्थव्यवस्था संबंधित जितने प्रश्न हैं, उससे लिंक है। ये कमजोर वित्तीय संकेतों वाली जितनी बैंकें हैं, उन पर आरबीआई द्वारा नज़र रखने का एक फ्रेमवर्क है। इसको पीसी अर्थात त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई कहा जाता है। अगर देखें इसमें जो भी कमजोर बैंकें हैं, तो प्रेजेंट टाइम चर्चा में क्यों है? क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो कि इनको इसमें शामिल, जो कि क्या करती हैं, बैंकिंग के अलावा अन्य अन्य कार्य करते हैं, जो काफ़ी लोन देते हैं आपको हाउसिंग हिसाब से। तो इसमें क्या होता है कि इन बैंकों को अब देखा गया है, सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं है इनकी आर्थिक बदहाली ना हो जाए और ये भी गड़बड़ी हो जाए। तो सरकार आरबीआई इसमें करती क्या है कि जो वित्तीय संकेत देखती है, बेसिकली इसमें देखती क्या, ये देखने की कोशिश करती है कि अगर इसकी वित्तीय स्थिति कमज़ोर होती है, तो उचित समय पे ये क्या करते हैं कि जल्दी से इनको कोशिश करते हैं कि इनकी कहीं इनकी उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको दूर करने की कोशिश की जाए और उनको शीघ्र पता लगाया जाए कि आखिर इसमें कि अगर कहीं पर आपका अगर इनमें ये आ रहा है कि कहीं न कहीं अगर आपको वो नहीं आपको नहीं मिला कि सॉरी, इसमें बेसिकली क्या होता है, आरबीआई इसमें क्या देखती है, आरबीआई ये देखती है कि अगर आपकी जो एनपीए हैं, जो गैर निष्पादित संपत्तियाँ हैं या फिर गैर निष्पादित जो आपका वहाँ पर निवेश है, इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, लगातार आपको रिकवर नहीं हो रहा है, तो उनको दूर करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो पूँजी जो आपने जमा कर ली है बैंकों ने, तो उसकी जो जोखिम भारित जो अनुपात होता है, यानी कि कौन-सी पूँजी आपको रिकवर नहीं हो रही है, उन सबके बारे में सटीक जानकारी देखता है, उनको जानकारियों को दूर करने की कोशिश करता है, जिससे कहीं न कहीं क्या हो कि उच सही समय पर ये हस्तक्षेप कर सके आरबीआई और उनको जो क्या है, उनके एनपीए बनने से रोक सके और उसकी स्थिति को सुधार सके। आज का अगला प्रश्न ये है कि अभी आपने कुछ नाम सुने हैं, सालार मसूद, सुहेलदेव, राजा चैत सिंह और भवानी देवी चर्चा में क्यों बने हुए हैं? तो आपको बता दें, ये बेसिकली चर्चा में क्यों है, तो उनके डिटेल में जानने के लिए मैंने क्या उसका एक आंसर, मतलब ये कोई आंसर नहीं है, बल्कि आपको बताते हैं। अभी आपके प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, उनका वाराणसी, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर उद्घाटन का जब दौरा हुआ था, तो इन्होंने क्या कहा है, जहाँ पे वाराणसी जो काशी विश्वनाथ जो 286 वर्षों बाद उसका दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, उसमें क्या हुआ, रिनोवेशन का जब हुआ है, तो उसमें बात की गई है, तो उन्होंने अपने जो भाषण वहाँ पे दिया, उन्होंने सालार मसूद, सुहेलदेव, राजा चैत सिंह और भवानी देवी को उन्होंने क्या किया था, चर्चा में लाए हैं। तो आपको बता दें इसमें बेसिकली हुआ क्या है, तो कौन क्या है, तो जो सलार मसूद हैं, इनको गाजी मियाँ के नाम से जाना जाता है। इनकी जो आपका बहराइच जिला है उत्तर प्रदेश का, जो नेपाल के बॉर्डर से भी लगता है, तो यहाँ पे क्या है, इनकी यहाँ पे वहाँ पे दरगाह बनी हुई है, उस दरगाह में ना केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू लोग भी उसके धार्मिक स्थान के रूप में यूज़ करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो सालार मसूद हैं, वो महमूद गज़नवी उनके भतीजे हैं और इन्होंने क्या किया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट का इनको ऐसे इसलिए जाना जाता है हिंदुओं की तरफ से कि 1034 ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और उसकी जो प्रसिद्ध मूर्ति तोड़ी गई, तो उसका सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था और इन्हीं ने अपने चाचा महमूद गज़नवी को तैयार किया था वहाँ लूट-पाट करने के लिए। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है, वो उनका क्या मानते हैं कि नहीं, इन्होंने युद्ध किया और एक अपने अपने धर्म की, अपने समुदाय की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए वो क्या है, वहाँ पर एक शहीद हैं, ये ऐसा उनका कहना है। तो इसी में इनका नाम एक जुड़ता है सोहेल देव का, तो सोहेल देव जो राजा सोहेल देव हैं, तो वो इसमें चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो सलार जो इनके जो थे मसूद, जिनको सलार मसूद को जिनको गाजी मियाँ के नाम जाना जाता है, इनका युद्ध सोहेल देव से हुआ था। तो सोहेल देव बहराइच के पास एक जिला है श्रावस्ती, उससे बिलॉन्ग करते हैं। ये उस टाइम के भर समुदाय से संबंधित हैं। तो आज का जो पारसी समुदाय है वहाँ का, जो एससी कम्युनिटी में आता है, तो उससे संबंधित हैं। इनका ही वहाँ पे युद्ध हुआ और सोहेल देव ने भी क्या किया, इसलिए वो चर्चा में है, तो मोदी जी ने इनका भी नाम लिया और मोदी चाहते हैं कि जो सोहेल देव हैं, उनको एक नायक के तौर पर क्या किया जाए, स्थापित किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ योजनाएँ बनाई गई, उनकी मूर्ति स्थापित की गई। गाजीपुर से उनके नाम पे ट्रेन भी चला दी गई है। इसमें एक राजा है, राजा चैत सिंह, ये चर्चा में इन्होंने इनका जो वर्णन किया, वो क्या है, 1771 में क्या हुआ था, ये बनारस के राजा थे, राजा चैत सिंह। इन्होंने अवध से खुद को आज़ाद घोषित किया और आज़ाद होने में इन्होंने जो ब्रिटिश सेना थी, उसके वारेन हेस्टिंग्स थे, जो उनके वायसराय, उनसे मदद ली थी। लेकिन होता क्या है, आगे चलकर 1778 और 1789 में 79 में 1778 और 1779 में होता क्या है, जब मैसूर से अंग्रेज़ों का युद्ध होता है और वारेन हेस्टिंग्स सब उसमें युद्ध में जाते हैं, तो हैदर अली से युद्ध करने के लिए वो चाहते हैं कि जो उनके अवध के जो बनारस के नए राजा, जो उन्होंने चैत सिंह की मदद की थी, चैत सिंह क्या करें, ना केवल उनको अपने जो राजस्व था उसको बढ़ाकर उनको दें, साथ ही साथ क्या करें, 2 वर्षों के लिए सैन्य आपूर्ति भी दें। तो क्योंकि ऐसा होना मुमकिन नहीं था, तो राजा चैत सिंह ने इससे मना कर दिया। तो मना करने पर क्या हुआ,
जो वारेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने क्या किया बनारस पे युद्ध चढ़ाई की और युद्ध स्टार्ट किया लेकिन इस युद्ध में वारेन वारेन हेस्टिंग्स थे उनके ना केवल कई साथी मारे गए बल्कि सैनिकों को वरना के उनकी मौतें हुई और वो हारते हुए, तो जब हारने की स्थिति आई तो वो क्या किए वहाँ पे चुनार किले से वहाँ से भाग गए। उनकी वीरता के लिए उनको याद किया गया और इसमें एक चर्चा की मोदी जी ने भवानी देवी के बारे में, तो भवानी देवी बेसिकली क्या है, एक जमींदार परिवार से बिलॉन्ग करती हैं। उनका जो शादी हुई थी उस टाइम पे एक जमींदार परिवार में, जो इस टाइम बांग्लादेश में वहाँ के नटोरा स्टेट के जमींदार थे, रमाकांत रे, उनसे शादी हुई। लेकिन होता क्या है शादी के कुछ वर्षों बाद 1748 में रमाकांत रे की मौत हो जाती है और जमींदार की जो नया जो पद है वो मिल जाता है भवानी देवी को और उस टाइम पे वो लड़कियाँ बहुत ही कम थी जो जमींदार थी, उनमें से एक भवानी देवी थी। भवानी देवी जब जमींदार बनी तो उन्होंने क्या किया, अपने शहर को विकसित करने में काफ़ी अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने ना केवल अपने शहर के आस-पास स्कूल बनवाए, बल्कि बच्चों को, विद्यार्थियों को आगे पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी। इसके अलावा जो जिसको हम प्रेज़ेंट टाइम में गेस्ट हाउस बोलते हैं, तो जो और या फिर उनको सराय के नाम से जाना जाता है, तो लोगों को रुकने के लिए रात में उनको सराय का निर्माण करवाया। साथ ही साथ सड़क मार्गें बनवाई, सड़क मार्ग पर उन्होंने पानी की टंकियों की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने मुर्शिदाबाद में क्या किया 1755 में एक मंदिर का भी स्थापना किया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया अपने शहर को स्वच्छ बनाने में और लोगों को वहाँ पर सुविधाएँ प्रदान करने की इनके योगदान के लिए भवानी देवी को जाना जाता है। तो इसी के साथ आज के जितने करंट अफ़ेयर का एनालिसिस और जो आपके आंसर थे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी सेशंस को प्राप्त जानने के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकाश अडयार के साथ। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।